हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी IQ में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है उद्योग। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आप यूज करते हैं, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन के लिए यंत्रों का यातायात वाहनों का यूज करते हैं। यह सब निर्माण कहाँ पे होता है? तो यह सब निर्माण की मतलब कि जो निर्माण है यहाँ से इनके निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है, जिसका आप जीवन में अपने उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनका निर्माण प्रोसेस क्या होता है, कहाँ पे बनते हैं। तो वे सब का निर्माण जो होता है वह इंडस्ट्री में होता है, यानी कि उद्योगों में होता है। कच्चा माल को हम लेकर जाते हैं उद्योगों में, उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप अगर एक स्टूडेंट होंगे तो आप किताबों का यूज करते हैं, कॉपी का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए। तो वह सब कहाँ पे बनता है? तो इंडस्ट्री में बनता है। जो कि आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार की जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि जो बाँस होता है, बाँस का उपयोग भी कागज़ बनाने के लिए किया जाता है। उसको बाँस को पहले सर्वप्रथम उसको काटा जाता है। काटने के बाद उससे क्या किया जाता है कि लुगदी तैयार की जाती है। लुगदी तैयार करने के बाद वह उसमें रासायनिक द्रव मिला के विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा उसको कागज़ यानी कि जो पेज होता है उसको तैयार करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसका प्रयोग हम अपने लाइफ में करते हैं, जिस पे हम उसका यूज करते हैं अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो यह सब जो निर्माण है, उद्योग है, इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? वस्तुओं के निर्माण में करते हैं। और यह जो उद्योग है किस आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है? तो हमने पहले पिछली क्लासों में 3 आर्थिक क्रियाओं का नाम बताया था। एक होता है प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, एक तृतीयक होता है। ठीक है, तो इनमें तीनों से हमने एग्जाम्पल के रूप में समझाया था कौन सी वस्तु किसके अंतर्गत आती है। तो इसको आपने अच्छे से समझा होगा। लेकिन हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछते हैं कि उद्योग जो है, इंडस्ट्री है, यह किस आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, तो आपका जवाब होना चाहिए यह द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। यानी कि जो हम जहाँ पे विनिर्माण यानी कि किसी वस्तु को बनाने यानी कि इसको प्रोसेस करने का हम जहाँ पे क्रियाकलाप करते हैं, वहाँ पे उसको क्या कहते हैं? उसको हम द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत उसको रखते हैं। तो यानी कि उद्योगों में हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, तो यह क्या होगा? तो यह होगा द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यह उद्योग होता क्या है ये तो हमें जानना होगा। तो यह उद्योग क्या है? बेसिकली ये आर्थिक गतिविधि से संबंधित है, जहाँ पे हम इसके क्या करते हैं? आर्थिक यहाँ पे लाभों को लाभ हम इसका हमारा एक उद्देश्य हो जाता है आर्थिक लाभ कमाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते होंगे कि जो वस्तुओं के उत्पादन कहाँ पे? उद्योगों में। वस्तुओं के उत्पादन खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है। इस प्रकार लोहा, जो इस्पात उद्योग हैं, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित होते हैं। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा सेवा पर्यटन से संबंधित। यानी कि जो भी कच्चे माल होते हैं, कच्चा माल कहने का आशय, आपने धरती के अंदर से पेट्रोलियम जो खनन करके पेट्रोलियम को निकाला, उसको निष्कर्षण किया, उसके बाद आप इसको इंडस्ट्री में लेके जाते हैं। वहाँ पे आप क्या करते हैं? इसको संशोधित करके अपने यूज में लेकर आते हैं। इसी प्रकार आप देखते होंगे कपास का जो रुई होता है उसको निकालते हैं, फिर फैक्ट्री में लेके जाते हैं और उसको क्या करते हैं? हम उसको उद्योग में कपड़े निर्माण में उसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यह क्या हुआ? जब तक कि वह खेतों में था कपास, तब तक वह कच्चा माल के रूप में था। जब वह इंडस्ट्री में पहुंचा, उद्योगों में पहुंचा, तो वहाँ से हम विभिन्न प्रकार की वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो वह क्या हुआ? वहाँ पे विनिर्माण हुआ। तो यह प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है? तो यह प्रोसेस चल रहा है उद्योगों में। तो यही है उद्योग का गतिविधि, मतलब यहाँ पे इस प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण क्या है, मतलब कैसे इसका वर्गीकरण किस आधार पे कैसे किया गया, कितना किया गया, इसको हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण का। जो उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है, कच्चा माल, आकार और स्वामित्व। स्वामित्व मतलब अधिकार।
तो उस पे अधिकार के आधार पे किया जाता है। यानी कि जो कच्चा माल है इसकी बात करते हैं हम, तो कच्चे माल का जो उपयोग होता है, उपयोग के आधार पे हम उद्योग कृषि आधारित जैसे खनिज आधारित, समुद्र आधारित, वन आधारित यह हो सकते हैं। यहाँ यहीं से हम कच्चे माल का उपयोग करते हैं, मतलब यहीं से उत्पादन करते हैं, फिर अपने उपयोग करते हैं और वस्तुओं को उद्योगों में लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने अभी बात की कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। तो इनसे जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसको एक एक करके हम बात करते हैं उस पर। पहला आता है कृषि आधारित उद्योग। यह क्या होता है? तो कच्चे माल के रूप में हम जैसे वनस्पति, जंतु आधारित उत्पाद को उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, यानी कि जहाँ पे दूधों का उत्पादन किया जाता है वहाँ पे उद्योगों में लेके जाया जाता है, तो वे उद्योग क्या कहलाते हैं? डेयरी कहलाते हैं। ठीक है। चर्म उद्योग, यह सब क्या होते हैं? कृषि आधारित उदाहरण हैं, कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। अब बात आती है खनिज आधारित उद्योग। यह क्या होता है? तो यह प्राथमिक उद्योग होता है। ठीक है। जो हम वस्तुएं हम खनिज मतलब प्राकृतिक अवस्था में जो मौजूद पहले से है उसका अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो यह क्या आएगा? प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो खनिज क्या हुआ? खनिज को हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं धरती से, तो वह क्या हुआ? वह प्राथमिक उद्योग हुआ। जो खनिज अयस्कों का उपयोग कर हम कच्चे माल के रूप में करते हैं, इन उद्योगों के उत्पाद एवं अन्य उद्योगों का जो पोषण होता है, किनके द्वारा? यह जो कच्चे माल होते हैं इन्हीं के द्वारा इनका पोषण होता है। किसका? उद्योगों का। अयस्क किससे हम क्या करते हैं? लोहे का निर्माण करते हैं। लोहे के निर्माण के बाद हम विभिन्न प्रकार के जो यंत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं, मशीनों का निर्माण करते हैं। भवन यानी कि घर बनाने में विभिन्न प्रकार के लोहे का वहाँ पे उपयोग होता है, तो उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये होता है उद्योगों में इसका प्रयोग। अब हम बात करते हैं समुद्र आधारित उद्योग। अब यह क्या होता है? आप देखते होंगे सागरों महासागरों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मछली को हम प्राप्त किए, तब तक तो यह क्या था? प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता था। लेकिन जब इस मछली का तेल को निकाल के उसको मतलब मेडिसिन के रूप में मेडिसिन बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के चीज़ों को, खाद्य प्रसंस्करण को बनाते हैं, तो यह क्या हुआ? हम तो उसको दूसरे रूप में उसका उत्पादन किए, तो अब यहाँ पे चेंज हो गया, इनका विनिर्माण किए, तो यह क्या हुआ? तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो यह उद्योग क्या है? इन्हीं के द्वारा यानी कि समुद्र के द्वारा प्राप्त वस्तुओं, कच्चे माल का उपयोग करके हम वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, तो यह क्या हुआ? समुद्र आधारित उद्योग हुआ। अब बात करते हैं वन आधारित उद्योग। यह क्या होता है? तो वनों से जो वस्तुओं को हम प्राप्त करते हैं कच्चे माल के रूप में, जैसे कि किसी पेड़ का उपयोग, मतलब कि ऐसे पेड़ का उपयोग जिससे कागज़ का निर्माण होता है, तो उन पेड़ों का उपयोग करते हैं। तनाव का उपयोग, औषधि के लिए हम विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ जंगलों से प्राप्त करते हैं। फर्नीचर के लिए हम लकड़ी का उपयोग करते हैं, पेड़ों का उपयोग करते हैं। भवन निर्माण के लिए वनों से संबंधित हम देखते हैं कि लकड़ियों का यूज करते हैं। तो यह सब जो हमें वन से प्राप्त हुए हैं, इनसे जो हम वस्तु का निर्माण करते हैं, तो यह क्या होते हैं? वन आधारित उद्योग होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आकार के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। आकार कहने का आशय यहाँ पे है पूंजी की राशि, मतलब हम कितना पूंजी उसमें निवेश कर रहे हैं उसके आधार पे देखते हैं कि संख्या जो हमारे उत्पादन की संख्या है, कितनी मात्रा में हम वहाँ पे उत्पादित कर रहे हैं। यानी कि अगर जितना पूंजी लगाएंगे उसी के अनुसार ना हम उत्पादन कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पूंजी बहुत कम लगाएं, उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। तो इसके आधार पे हम देखते हैं कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके आधार पे उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है लघु आकार के उद्योग, यानी कि छोटे आकार के उद्योग होता है। एक होता है बृहद आकार के उद्योग, जो कि बड़े आकार के उद्योग होते हैं। अब हम देखते हैं जो कुटीर उद्योग, यानी कि आप इसको घरेलू उद्योग भी बोल सकते हैं। यह बहुत छोटे पैमाने पर उद्योग होता है। आप देख सकते हैं कि जो मुर्गे का पालन होता है, यह क्या होता है? यह कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, जिनमें हम घरेलू उद्योग के रूप में इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब जो घर पे बैठे बैठे लोग क्या करते हैं? हाथ से निर्मित कोई वस्तुएं बनाते हैं, तो वह भी क्या हुआ? कुटीर
उद्योग के अंतर्गत आता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है कुंभकार के द्वारा, यह भी क्या हुआ, घरेलू उद्योग हुआ, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये सब उदाहरण क्या होते हैं, ये सब उदाहरण कुटीर उद्योग या फिर घरेलू उद्योग के अंतर्गत आते हैं। टोकरी बुनाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, अन्य प्रकार की जो हस्त निर्मित वस्तुएं हैं इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब बड़े पैमाने के उद्योग जैसे जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व कम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने उद्योग जो होते हैं पूंजी का निवेश अधिक करते हैं, मतलब यहाँ पे अधिक राशि यानी कि यहाँ पे अधिक धन लगाया जाता है, यानी कि अधिक पैसे का उपयोग किया जाता है, निवेश किया जाता है, और विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, यंत्रों का उपयोग किया जाता है इन उद्योगों में। ठीक है। अब रेशम बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, प्रक्रमण, ठीक है, उसका मतलब वही प्रसंस्करण भी हम बोल सकते हैं इसको, यानी कि खाद्य की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार करना जो खाने योग्य हैं। ठीक है। इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तो यह लघु पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत रखते हैं, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो छोटे उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल, भारी मशीन, इनका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, तो इनको हम बड़े उद्योगों के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पे उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व, यानी कि जहाँ पे राज्य का कंट्रोल हो, स्टेट का कंट्रोल हो, और सार्वजनिक क्षेत्र, इसको हम बोल सकते हैं संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे लोग मिलकर वहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वह क्या हुआ, सहकारी हो गया। ठीक है। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व जो होता है, संचालन एक ही व्यक्ति यानी निजी यानी कि प्राइवेट, किसी एक व्यक्ति का उस पर, किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी एक समूह का उस पर नियंत्रण होता है, उस उद्योग पे नियंत्रण होता है, तो उसको हम कहते हैं निजी स्वामित्व, निजी उद्योग। ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति का प्राइवेट उद्योग हुआ, उसको हम बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग का अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह क्या है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका जो कंट्रोल होता है वह हमारे गवर्नमेंट का होता है, यानी कि सरकार का होता है। अब बात होती है संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का, तो यह क्या होता है, यह स्वामित्व और संचालन जो होता है इनका राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति के समूहों के द्वारा होता है, यानी कि इन पे राज्य का भी कंट्रोल रहता है, और जो व्यक्ति विशेष जो है या फिर व्यक्ति के समूह जो हैं उनका भी इन पे कंट्रोल होता है। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग एक इसका उदाहरण है। ठीक है। सहकारी क्षेत्र का उद्योग हम मानते हैं इसको, जो स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामकारों या दोनों के द्वारा होता है, मतलब कि एक के द्वारा नहीं किया जा सकता। मान लेते हैं जो गांव से लोग दूध को निकालते हैं, उसको ले जाके डेयरी के यहाँ ले जाते हैं, और यह क्या है, जो आनंद, ठीक है, इनका एक फुल फॉर्म होता है, और इन्हीं का बेसिकली इसको हम कहते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो होता है। यह क्या होता है कि वहाँ पे दूध को लेके जाया जाता है फैक्ट्री में, इनका इकट्ठा किया जाता है दूध को, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, बाद में सप्लाई की जाती है। ठीक है। तो यह क्या हुआ, यह निर्भर है किस पे, जहाँ से दूध आ रहा है उसी पे निर्भर है ना। अगर इसको दूध प्राप्त ना हो तो क्या यह प्रोडक्ट तैयार कर पाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि यह निर्भर है किस पे, तो यह वहाँ पे निर्भर है जहाँ से दूध की इसको प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं हम उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ये अगर एक उद्योग हम खोल देते हैं किसी विशेष स्थान पे, तो उसको क्या क्या प्रभावित कर सकता है। ठीक है। तो मान लेते हैं हमने एक इंडस्ट्री खोली, यहाँ पे देखिए एक उद्योग खोला। उद्योग अगर हमें वहाँ पे हमें खोलना चाहिए जहाँ पे हमें कच्चा माल उपस्थित हो, वहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो जाए, यानी कि तभी ना हमें सस्ता पड़ेगा। अगर जहाँ पे हम उद्योग खोले हैं उससे कई किलोमीटर दूर हमें कच्चे माल की आवश्यकता हो रही है, तो हमें वहाँ पे अधिक हानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जहाँ पे कच्चे माल की आपूर्ति अच्छे से हो जाए
वहाँ पे इंडस्ट्री को खोलना चाहिए, उद्योगों को खोलना चाहिए। जब हम उद्योगों को खोलते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा क्या वहाँ पे श्रमिक हमें मिल जाएंगे, वहाँ पे श्रम की जो व्यवस्था है क्या वहाँ पे उपलब्धता है उसकी। अगर यह नहीं है तो वहाँ पे जो हमारा उद्योग है अच्छे से नहीं चल सकेगा, उनका संचालन अच्छे से नहीं होगा। इसलिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वहाँ पे श्रम देखना पड़ेगा कि श्रम या फिर श्रमिक की बात करें, श्रमिक यानी कि लेबर, इनकी उपलब्धता है। अगर इनकी उपलब्धता है तो ठीक है, यह इनका एक सहयोग होगा उद्योगों के विकास में। उसके बाद अगर हमने उद्योग को खोला है तो हमें पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी। पूंजी करने का सब पैसे की आवश्यकता होगी, यानी कि बिना पैसे के द्वारा यह जो उद्योग है प्रॉपर मात्रा में विकास नहीं कर पाएगा। यानी कि इनके जो विकास में सबसे ज़्यादा पहली बात तो कच्चे माल की आवश्यकता होगी, दूसरी बात श्रमिक रहेंगे तभी ना इनका उद्योग का विकास होगा। कोई करने वाला रहेगा ही नहीं तो उद्योगों का वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होगा। और तीसरी बात पैसा, सब कुछ कच्चा माल रहेगा, श्रमिक रहेंगे, लेकिन पैसा है ही नहीं तो क्या वहाँ पे इसका उपयोग यहाँ पे विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब आते हैं बाज़ार, यानी कि हमने वस्तु को तैयार कर लिया, कच्चा माल भी है, श्रमिक भी है, पैसा भी है, बाजार लेकिन बाज़ार नहीं है। मतलब जब हम वस्तु को तैयार कर लिए लेकिन बेचने के लिए मार्केट ही नहीं है तो हम वस्तु को बना के करेंगे क्या जब उसका हम सेल नहीं कर पाएंगे मार्केट में। यानी कि हमें नज़दीकी मात्रा में देखना पड़ेगा कि बाज़ार की उपलब्धता है नहीं है या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं जल, यानी कि जहाँ पे फैक्ट्री है स्थापित की गई है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अभी हमने पिछले कई मंथ में हम ऐसी न्यूज़ आई कि भारत में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जैसे कि जम्मू कश्मीर हुआ, बहुत भारी मात्रा में जो लिथियम की प्राप्ति हुई। अब यह लिथियम क्या है, लिथियम जो इससे बैटरी में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब इसको शोधित करने के लिए डायरेक्ट तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, अब इसको शोधित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो यह जल आवश्यकता जब हम लिथियम का उपयोग तभी कर पाएंगे जब जल की पर्याप्त मात्रा, क्यों जल की पर्याप्त मात्रा ही नहीं तो इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो यानी कि यह भी एक भूमिका निभाता है इंडस्ट्री में, ठीक है, कौन, जल। अब बात करते हैं विद्युत। अब विद्युत की भी आप जान सकते हैं कि जो फैक्ट्रियाँ, विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं, विभिन्न प्रकार के जो यंत्र लगाए हैं उनके संचालित करने में विद्युत यानी बिजली का उपयोग भी आवश्यक हो जाता है। उसके बाद आती है भूमि। भूमि तो सबसे पहले ज़रूरी है। हम जहाँ पे उद्योग स्थापित कर रहे हैं वहाँ पर्याप्त मात्रा में जगह है या फिर नहीं है तो यह भी देखना पड़ेगा। उसके बाद परिवहन, अगर हम वस्तु को तैयार प्रोडक्शन कर लिए तो मार्केट भी उपलब्ध है, लेकिन हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने प्रोडक्ट को ले जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में परिवहन है कि नहीं, सही मात्रा में परिवहन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है संचार, जिसके द्वारा यह भी तो एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस बन जाती है। तो इस प्रकार उद्योग जो हैं, एक उद्योग को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भूमिकाएं होती हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कच्चा माल, श्रमिक, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार। यानी कि ये चीज़ जब जहाँ पे अवस्थित होंगी वहाँ पे एक बेहतर उद्योग स्थापित किया जा सकता है। यहाँ से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा और उसको देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आता है औद्योगिक तंत्र, ठीक है। उद्योग तंत्र में जो निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं उनमें जैसे कि निवेश में कच्चे माल, श्रमिक, श्रम, पूंजी लागत, भूमि की जो लागत है, जल की उपलब्धता है, परिवहन है, विद्युत है, अन्य जो अवसंरचनाएँ हैं, मतलब कि जो वहाँ पे अवसंरचनाएँ, ये सब क्या है वहाँ पे इनके अंतर्गत आती है। तो इनको क्या कहते हैं, औद्योगिक तंत्र कहते हैं। मतलब कि एक उद्योग को स्थापित करने में किन प्रकार के तंत्रों का वहाँ पे उपयोग किया गया है
वही क्या होता है, औद्योगिक तंत्र होता है। जैसे सूत्री वस्त्र जो होते हैं उस उद्योग के संदर्भ में आप देखते हैं कपास का जो कच्चा माल का उपयोग हम मान लेते हैं, हमने सूती वस्त्र को बनाने के लिए एक उद्योग स्थापित किया, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, कच्चा माल के रूप में हमें चाहिए होगा कपास। ठीक है, कच्चा माल के रूप में हमें चाहिए होगा कपास। उसके लिए मानव श्रम की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि लेबर की आवश्यकता होगी, वही ना काम करेंगे। उसके बाद कारखाना की आवश्यकता होगी। जब वस्तु तैयार हो जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होगी, और ले कहाँ जाएंगे, तो मार्केट में ले जाएंगे, इसलिए हमें मार्केट की अभी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के हमें इन वस्तुओं का जो आवश्यकता होती है एक उद्योग के लिए, तो यह क्या होता है, औद्योगिक तंत्र होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश का। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हों और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हों, तो वह क्या होगा, औद्योगिक प्रदेश कहा जाएगा। तो जैसे कि विश्व के प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर अमेरिका का पूर्वी और उत्तर वाला जो क्षेत्र है उसको बात की जा रही है। पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया, जो मुख्य जो औद्योगिक प्रदेश हैं, अधिकांश जो प्रदेश हैं यानी कि जो औद्योगिक प्रदेश हैं, यह इनकी अवस्थिति कहाँ पे है, तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है और समुद्र पत्तनों के समीप है। यानी कि हम जब समुद्र पत्तनों का नज़दीक होने का आशय यहाँ पे यह हो जाता है, तो हम जलयानों के द्वारा एक देश से दूसरे स्थान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक अच्छे से व्यापार किया जा सकता है। इस कारण यहाँ पे इसको यह भी ध्यान दिया जाता है कि जो भी उद्योग स्थापित हुए समुद्र के पत्तनों के समीप हों। विशेष तौर पे आप देख सकते हैं कोयला क्षेत्रों का निकट स्थित होना। अब यहाँ पे एक मैप दिया गया है जो कि विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रदेश हैं। यहाँ पे उद्योगों की बात की गई है। जो ब्लैक रंग का प्रदर्शित किया गया है वह औद्योगिक प्रदेश हैं, और जो थोड़ा पिंक कलर का, हल्का सा पिंक कलर का दिया गया है तो वह विश्व की औद्योगिक पट्टी को दर्शाया गया है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो औद्योगिक प्रदेश कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि मुंबई में पुणे है जो समूह है, और बेंगलोर में तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा यानी कि यह गुजरात में पड़ता है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव जो कि दिल्ली में है, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, यह भारत में स्थित है। यहाँ पे एक औद्योगिक विविधता को मेंशन किया गया है। आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे कि आप जानते होंगे कि जो हमारा भोपाल है यानी कि एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो एमपी में क्या हुआ एक बार कि उद्योग स्थापित था, वह उद्योग था यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने के रूप में उद्योग स्थापित किया गया था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, 3 दिसंबर 1984 की बात है, लगभग 1:30 बजे यह घटना घटित हुई। वहाँ पे एक ऐसी त्रासदी घटित हुई उद्योग में कि जो मिथाइल जो आइसोसाइनेट है और जो हाइड्रोजन साइनाइड है, इनसे क्या किया कि प्रतिक्रिया करके एक विषैली गैस जो हाइड्रोजन साइनाइड है और एक अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाशील जो उत्पाद हैं, ये आपस में क्या किए, इंटरेक्ट किए। उसके बाद एक ऐसी विषैली गैस का निर्माण किए जो कि जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इस गैस का रिसाव होने लगा जब ये हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील जो उत्पाद हैं इनसे आपस में इंटरेक्ट किए, एक ऐसी विषैली गैस का निर्माण करते हैं जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इनका निर्माण होता है, इस गैसों का निर्माण होता है जो कि बहुत अधिक जहरीली थी और इनका रिसाव होने लगा। और रिसाव होने के कारण यहाँ पे इतनी बड़ी तबाही त्रासदी हुई, यहाँ पे दुर्घटना हुई
कि जो इनका प्रभाव व्यक्तियों मतलब कि उस समय के जो व्यक्ति थे उन पे तो बहुत अधिक पड़ा प्रभाव। लेकिन वहाँ पे आप देखते होंगे लगभग 35,558 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। आप अनुमान लगा सकते हैं यह जो क्या है कि जो ये त्रासदी हुई एक उद्योग में, इनमें उद्योग में 35,598 लोगों की मृत्यु हुई, मतलब उद्योग में और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे निवास करने वाले लोगों को। यह आंकड़ा क्या है, यह सरकारी आंकड़ा है, मतलब कि किसी एक दूसरे के द्वारा नहीं बल्कि ये सरकार के द्वारा पब्लिश जो आंकड़ा है इसकी बात हम कर रहे हैं। हजारों लोग जो बच तो गए लेकिन वे विभिन्न प्रकार के जो बीमारी है उनका भी सामना कर रहे हैं, जैसे कि वे अंधापन उनको हो गया, प्रतिरक्षा जो तंत्र विकृत हो गया, मतलब कि काम करना सही से काम करना बंद कर दिया, आंत्र स्रोत जो अंदर की जो चीज़ें हैं वह भी विकृत होने लगी। विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनको सामना करना पड़ा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो कंपनी है, जो कंपनी थी, जो उद्योग था उसका जो मेन था, मतलब कि जो प्रमुख था उद्योग का, वह वहाँ से डायरेक्ट विदेश में भाग गया। उनको मतलब कि मुआवजा तक नहीं दिया वह कंपनी जिनका यह उद्योग था, और वह अभी भी वह भारत में है। अब उसका वह मुआवजा तो नहीं दिया, लेकिन बात करते हैं अब इसी के अलावा देखते हैं कि 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कायो जोंगकिंग में गैस कूप विस्फोट हुआ जिसमें कि 243 लोगों की मृत्यु हुई, 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इन्हीं स्थानों पर 64,000 लोगों का विस्थापन हुआ, मतलब वहाँ से दूर हटे लोग भागे। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें भी प्रभावित हुई, त्वचा, फेफड़ा गैस जैसे चीज़ जो क्या है क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन अभी हमने जो बात किया भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, भोपाल आप देखोगे कि जो जापान है, जापान में नागासाकी और हिरोशिमा जो यूएसए ने उस पर बम गिराया था जापान पे, वह भी कुछ इसी प्रकार से वहाँ पे भी तबाही हुई थी जैसा कि अपने देश एमपी में कि भोपाल में इस प्रकार जो गैस त्रासदी हुई उसी प्रकार वहाँ पे यूएसए के द्वारा गिराए गए बम के द्वारा त्रासदी हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि एक विकासशील देश, विकसित देश और एक जो विकसित बनने की ओर चल रहा है, मतलब अग्रसित है, उस देश के बारे में। अब यहाँ पे देखिए जो हमने तो एक मतलब इसको भी छोटा नहीं कर सकती ये जो दुर्घटना हुई गैस त्रासदी के बारे में, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा जो है जापान है वहाँ पे त्रासदी हुई। वहाँ पे इतने भयानक मात्रा में लोग वहाँ पे लोगों की मतलब कि जान गई, लेकिन वहाँ पे जितने भी घर थे, पेड़ पौधे थे, सब कुछ नष्ट हो गया। कहाँ पे? हम जापान की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे देखेंगे आज के समय में बेहतर तरीके से वहाँ पे अच्छी तरह से आवागमन के लिए रास्ते बनाए गए हैं, भवनों का, इमारतों का निर्माण, बिल्डिंगों का निर्माण हो गया है। आज आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कुछ साल पहले यहाँ पे कुछ इस प्रकार की त्रासदी हुई थी जापान में, जो कि यूएसए ने वहाँ पे विस्फोट किया, मतलब कि बम गिराया था। लेकिन अगर आप वहीं भारत में आके एमपी की बात देखोगे जहाँ पे गैस त्रासदी हुई थी, वहाँ पे इस प्रकार से बंजर भूमि बन गई है, वहाँ पे लोगों का निवास नहीं है, अभी भी बंजर भूमि है। तो यहाँ पे आप अंतर देख सकते हैं एक विकसित देश और विकासशील देश, यानी कि जो अग्रसित हैं विकसित और देश बनने की ओर। तो इनमें अंतर यही है कि एक देश यानी कि दोनों समान जैसे मात्रा में जो त्रासदी हुई, लेकिन एक तो आगे बढ़ गया लेकिन और एक दूसरा जो देश है वह पीछे ही रह गया। बस हमने एक नॉलेज के बारे में आपको ऐसा बताया, यहाँ पे बताने का कोई आशय नहीं था। फिर भी हम देखते हैं अगर इस प्रकार की जोखिम होता है उद्योगों में, इनके बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से
अलग यानी दूर रखना चाहिए। यानी कि हमें ऐसे क्षेत्रों में ऐसे भयानक जो मतलब कि खतरनाक जो उद्योग है, जैसे रसायन से संबंधित उद्योग है, इन सब उद्योगों को हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे लोगों का निवास है, आवासीय लोग रहते हैं, उससे थोड़ा दूर बनाना चाहिए इन उद्योगों को। ठीक है। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले खतरनाक पदार्थों के संग्रह और उनके संभव जो प्रभावों को ज्ञान होना चाहिए, उनको बता देना चाहिए। इस प्रकार के अगर कोई भी खतरा होता है तो आप इस प्रकार के उपाय कर सकते हैं, उनको अवगत कराना चाहिए। उसके बाद आग की चेतावनी अग्निशमन व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए, अच्छी मात्रा में वहाँ पे इसका रखना चाहिए, जिससे कि अगर किसी प्रकार की आग भी लगती है उसको अच्छे से मतलब आसानी से बुझाया जा सके। इसके बाद विषैले पदार्थों का भंडारण क्षमता सीमा होनी चाहिए, मतलब इसका जो भंडारण सीमा है वह उनका जो बाउंड्री है तय होनी चाहिए, जिससे कि अन्य लोगों को इससे प्रभावित ना हो। उद्योगों में प्रदूषक नियंत्रण के उपाय उन्नत किया जाना चाहिए, जिससे कि विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हो रहे हैं वह पर्यावरण में प्रदूषण कम हो सके। अब हम देखते हैं उद्योगों का प्रमुख उद्योग जो है इनका वितरण कैसे है। विश्व के जो प्रमुख उद्योग हैं जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है, एक नया उभरता हुआ उद्योग है। वे देश जहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जर्मनी हुआ, USA हुआ, चीन हुआ, जापान, रूस, यह क्या है जहाँ पे लौह इस्पात उद्योग अवस्थित, ऐसे देश हमने आपको बताया। अब बात करते हैं वस्त्र उद्योग में। आप देख सकते हैं भारत, हांगकांग यानी कि यह चाइना में ही पड़ेगा, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में स्थित है यानी कि केंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ पे हो सकते हैं, तो यहाँ पे मध्य कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, सिलिकॉन घाटी है, भारत का बेंगलुरु प्रदेश है, यहाँ पे क्या है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग स्थापित है। तो बाकी आगे है लोहा इस्पात उद्योग, इसको हम कल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी नए मेंबर है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।